नमस्कार। पत्रकारिता और मीडिया उद्योग के चाल चरित्र को परखने के कार्यक्रम मीडिया वॉच में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मुकेश कुमार। दोस्तों, सियासतदानों और कारोबारियों ने भले ही मीडिया को गटर में ढकेल दिया हो, उसे गोदी मीडिया बना दिया हो, लेकिन जहां तक पत्रकारिता का ताल्लुक है तो वो एक नेक काम है, पवित्र काम है। और जब भी कोई उससे खिलवाड़ करता है तो उन लोगों को बहुत दुख होता है, पीड़ा पहुँचती है, जो इसे ईमानदारी से करते रहे हैं, निभाते रहे हैं। रिपब्लिक टीवी हर शाम को जिस तरह से प्रहसन रचाकर पत्रकारिता का मजाक उड़ाता है, वो ऐसा ही एक दुखदाई प्रकरण है। आज मीडिया वॉच में हम इसकी तो चर्चा करेंगे ही, साथ ही ये भी देखेंगे कि कैसे टेलीविज़न के टीआरपी खोरों ने ज्योति कुमारी के गांव को पीपली लाइव में तब्दील कर दिया। और साथ ही देखेंगे कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सोशल मीडिया को नियंत्रित करने के लिए किस तरह के कदम उठा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का मीडिया वॉच। दोस्तों, अर्नब गोस्वामी ने हिंसा और नफ़रत फैलाने वाले एक एंकर के रूप में अपनी एक ख़ास पहचान बना ली है और वो अपने चैनलों में हर दिन इसे घटिया ढंग से प्रस्तुत करते रहते हैं। गुरुवार की रात को चैनल में उनके शो पूछता है भारत में कुछ इसी तरह का दृश्य रचा जा रहा था। एक तरफ मनिंदर सिंह बिट्टा थे और दूसरी तरफ पाकिस्तान से एक मेहमान थे, इफ्तिखार खां। दोनों के हाथों में हथियार थे, नकली हथियार थे, और दोनों एक दूसरे पर आक्रमण करने की धमकियां भी दे रहे थे और साथ ही गंदी गंदी गालियां भी दे रहे थे। एंकर अर्नब गोस्वामी खामोश होकर इसका मज़ा ले रहे थे। वो उन्हें रोक नहीं रहे थे, बल्कि कुछ समय बाद वो भी इस गाली गलौज में शामिल हो गए। जाहिर है कि उनकी गालियाँ थोड़ा सभ्य किस्म की थी, उस तरह की नहीं थी, लेकिन वो गालियाँ ही थीं जो वो पाकिस्तान को सुना रहे थे, पाकिस्तानी मेहमान को सुना रहे थे। और उसमें कुछ भी कथ्य नहीं था, जानकारियाँ नहीं थी, कोई उसमें सामग्री नहीं थी, केवल गाली गलौज का एक पैकेज था। अब ये तो साफ है कि ये पूरा प्रहसन जो है ये सोच समझकर प्लान्ड वे में रचा गया था, अन्यथा कोई भी मेहमान अपने साथ हथियार रखकर टीवी की डिबेट में नहीं बैठता है। तो पहले से तैयार किया हुआ, क्योंकि इस तरह के नाटक, इस तरह के ड्रामा, एक्शन लोगों का ध्यान खींचते हैं और इससे टीआरपी मिलती है, चैनल की एक पहचान भी बन जाती है। और ये फार्मूला पहले भी कई चैनल करते रहे हैं। आपको याद होगा कि एक नामी एंकर तो एस्ट्रोनॉट के कपड़े पहनकर ही एंकरिंग करने हाजिर हो गए थे। और इस तरह के सेट बनाते रहते हैं ये लोग और दिखाते भी रहते हैं, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं। चैनलों ने मान लिया है कि ये टीआरपी का एक फार्मूला है और प्रेजेंटेशन का एक तरीका है, भले ही बहुत ही घटिया किस्म का हो, लेकिन है, और उसका इस्तेमाल वो पत्रकारिता में करते हैं। अब इस पूरे प्रसंग में 3 चीज़ों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। अव्वल तो ये कि ये जो पूरा ड्रामा था, वो जो पिछले ड्रामा दूसरे चैनल पेश करते रहे हैं उसके मुकाबले थोड़ा अलग था, क्योंकि इसमें विशुद्ध रूप से हिंसा और नफ़रत की पैकेजिंग की गई थी। जब स्क्रीन पर 2 व्यक्ति हथियार लेकर एक दूसरे पर हमला करने की बात करें और एक दूसरे को नेस्तनाबूद करने की धमकियाँ दें, तो साफ जाहिर है कि वो नफ़रत और हिंसा फैलाने की बात कर रहे हैं। तो ये हिंसा और नफ़रत का आयोजन अर्नब गोस्वामी ने अपने शो में किया था। तो इस बात को ध्यान रखा जाना चाहिए। और चूंकि अर्नब गोस्वामी एक ख़ास तरह का नरेटिव लेकर आगे चलते रहे हैं, वो हिंदुस्तान, पाकिस्तान और हिंदू मुसलमान ये दोनों को लड़ाने की कोशिश करते रहते हैं, जो अब परवान चढ़कर यहाँ तक पहुँची है कि वो स्क्रीन पर सीधे सीधे युद्ध कराने पर आमादा हो गए। और किसी दिन वो हिंदुओं और मुसलमानों को भी इकट्ठा करके इसी तरह से स्क्रीन पर दंगे करवा सकते हैं। फर्जी दंगे होंगे, लेकिन हिंसा और नफ़रत को भड़काने वाले दंगे होंगे। और ये पत्रकारिता के नाम पर कलंक है, क्योंकि इस तरह के फैक्ट में फ़िक्शन नहीं मिलाया जाना चाहिए। फैक्ट सैक्रोसैंक्ट होते हैं, पवित्र होते हैं, उनकी शुद्धता को बरकरार रखा जाना चाहिए। लेकिन ये पत्रकारिता के नाम पर कलंक था जो उन्होंने किया। अब दूसरी बात है कि जो मैंने कहा कि तथ्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए, और जब भी उसको आप फिक्शनलाइज करते हैं, उसमें कल्पना का मिश्रण करते हैं, तो तथ्य विकृत हो जाते हैं, उनका रूप बदल जाता है, उनके अर्थ और मायने बदल जाते हैं। तो ये इस पूरे आयोजन के साथ भी हुआ। और भले ही उन्होंने कोई एक विषय ऐसा लिया हो जिसमें इमरान खान हो या कोई और मकसद हो, लेकिन उसको जिस ढंग से प्रस्तुत किया गया, तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा गया, उसको फिक्शनलाइज किया गया, ये एक
पत्रकारिता से इतर विधा है, इसको पत्रकारिता नहीं कहा जा सकता। और तीसरी बात ये है कि एंकर की एक भूमिका होती है किसी भी शो में, वो ये ध्यान रखता है कि ऐसे दृश्य पैदा ना हो, जो भी मेहमान उसमें हिस्सा लेने वाले हैं वो एक लक्ष्मण रेखा को पार ना करें, ना गाली गलौज हो, ना मारपीट की नौबत आए, और वहाँ पर एंकर को एक रोल प्ले करना होता है। लेकिन अर्णब गोस्वामी ने ये रोल प्ले करने की ज़रूरत नहीं महसूस की, बल्कि वो और उसमें आग में घी डालने का काम करते रहे, उकसाते रहे, भड़काते रहे और ख़ुद भी इस तरह की बातें बोलते रहे जो कि एक एंकर की मर्यादा के अनुकूल बिल्कुल भी नहीं थी। तो उन्होंने एंकरिंग के मोर्चे पर भी अपनी एक नाकामी साबित की। ये एक कहना चाहिए कि पत्रकारिता के विरुद्ध काम था, ये पत्रकारिता से इतर काम था। और जाहिर है कि हम सब जानते हैं कि वो एक एजेंडा जर्नलिज्म करते हैं। अर्णब गोस्वामी एक एजेंडा लेकर चल रहे हैं, वो एक नरेटिव हिंदू मुसलमान और भारत पाकिस्तान का, और चूंकि ये एजेंडा जो सत्तारूढ़ दल है बीजेपी उससे मैच करता है, बल्कि उसी का है, और उसी को टेलीविज़न में अर्णब गोस्वामी आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए ये एजेंडा जर्नलिज्म कर रहे थे और ये पत्रकारिता नहीं थी। अब लेकिन ये जो कुल मिलाकर रिपब्लिक टीवी से सांप्रदायिकता, हिंसा, नफ़रत टपक रही थी, वो पत्रकारिता, हिंदुस्तानी पत्रकारिता का न्यू लो है। पतन की एक और पराकाष्ठा तक अर्णब गोस्वामी ने उसे पहुंचा दिया है। जाहिर है कि अर्णब गोस्वामी इसके लिए ज़िम्मेदार हैं, और वो लोग भी ज़िम्मेदार हैं, मैं कहूँगा वो लोग भी ज़िम्मेदार हैं जो इस तरह के शोज़ को देखते हैं, पसंद करते हैं और उनकी तारीफ़ करते हैं। चाहे वो अर्णब गोस्वामी की तारीफ़ करने वाले हों, चाहे अर्णब गोस्वामी की पत्रकारिता की तारीफ़ करने वाले हों, वो लोग भी इसके लिए ज़िम्मेदार हैं, दोषी हैं। इस तरह की पत्रकारिता को खारिज किया जाना चाहिए, नकारा जाना चाहिए, इसकी जितनी भी निंदा भर्त्सना हो की जानी चाहिए। और अब आइए आज का दूसरा मुद्दा लेते हैं। बिहार की ज्योति कुमारी के पूरे एपिसोड को मीडिया ने जिस तरह से लिया, उसने हमें पीपली लाइफ की याद दिला दी। कोई भी दुर्घटना होती है, घटना होती है, और हमारा मीडिया वहाँ गिद्धों की तरह टूट पड़ता है। उसे इससे मतलब नहीं होता है कि घटना दुर्घटना से प्रभावित लोग किस मनोदशा से गुजर रहे होंगे, उनकी प्राइवेसी का हनन ना हो, उनको किस तरह से सहायता की ज़रूरत है, उस पर विचार करने के बजाय वो एक टीआरपी खोरों की तरह उसमें से मांस नोचने की कोशिश करने लगते हैं। और ये हमने बिहार में अभी ज्योति कुमारी वाले एपिसोड में देखा। बिहार की ज्योति कुमारी निश्चित रूप से एक नायिका हैं। उन्होंने गुड़गांव से अपने एक अशक्त पिता को साइकिल की सवारी के ज़रिए बिहार तक ले गईं, एक लंबा फासला तय किया। हालांकि रास्ते में उन्होंने ट्रक और ट्रैक्टरों की भी मदद ली, लेकिन फिर भी एक लंबी जर्नी थी और उन्होंने ये काम किया, महान काम किया, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मीडिया का रुख देखिए, मीडिया का चरित्र क्या है। मीडिया ऐसे सेलिब्रिटी को, ऐसे नायक नायिकाओं को ढूंढता रहता है जिनको वो भुना सके टीआरपी में, क्योंकि इस तरह की चीज़ों को लोग देखना चाहते हैं और बार बार देखना चाहते हैं। तो मीडिया उसको एक इशू बनाकर, एक उत्सव बनाकर, एक इवेंट बनाकर उस पर पिल पड़ता है और उससे अपनी टीआरपी का जुगाड़ करने में लग जाता है। उसे इससे मतलब नहीं होता है कि उनकी समस्याएं क्या हैं। अब जैसे बताया गया कि ज्योति कुमारी का खाना पीना सोना सब कुछ दूभर कर दिया, इतने मीडिया कर्मी वहाँ पहुँच गए, इतने चैनल पहुँच गए और उन्होंने ज्योति को घेर लिया। तो निश्चित रूप से ज्योति की संघर्ष गाथा लोगों के सामने आनी चाहिए, उसकी बहादुरी सामने आनी चाहिए थी। लेकिन क्या इस तरह से उस पर टूट पड़ना क्या ठीक है, क्या जायज़ है? दरअसल अगर आप थोड़ा सा मीडिया के चरित्र को अंदर से देखेंगे तो पाएंगे कि मीडिया में ऐसे लोगों के प्रति संवेदनशीलता बहुत कम होती है। उन्हें सिर्फ इतना मतलब होता है कि ज्योति कुमारी से कि कुछ विजुअल बन जाएं, कुछ बाइट मिल जाएं, ताकि उनके चैनल में वो सज सकें और वो दर्शकों को आकर्षित कर सकें। अब ये जो प्रवृत्ति है मीडिया में, ये बहुत ज़्यादा फैल गई है और ये प्रवृत्ति को सिर्फ इसी संदर्भ में न मत देखें। आप ये भी देखें कि जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है उसने किस तरह से मज़दूरों की समस्या को प्रस्तुत किया, मज़दूरों के जो
पूरे तमाम देश भर से मज़दूर अपने बिहार गांव जा रहे थे या दूसरे प्रदेशों में जा रहे थे, उनको प्रस्तुत करने में उसने वो तत्परता नहीं दिखाई। उसके बल्कि उल्टा प्रचारित करते रहे कि मज़दूर क्यों जा रहे हैं और कोरोना फैल जाएगा, ये साजिश है वगैरह वगैरह करके बदनाम करने की कोशिश की, क्योंकि वो तो सत्ता की गोद में बैठा है और सत्ता को ये सब पसंद नहीं आ रहा था। इसलिए उसने इन दृश्यों को अनदेखा किया और बहुत कम कवरेज दिया। कुछ एक चैनल को छोड़ दें तो बाकी चैनल एक निगेटिव कवरेज के साथ चल रहे थे और सरकार का गुणगान कर रहे थे कि लॉकडाउन कर दिया, बहुत बढ़िया हुआ, कोरोना को रोक लिया, इतने कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण पा लिया वगैरह वगैरह। ये अभी तक ये गान चल रहा है। तो ये मीडिया का चरित्र है कि वो सत्ता में बैठकर और बाज़ार का ध्यान रखकर अपने पूरे कार्यक्रमों को, अपने पूरे कंटेंट को बनाता है। उसे इतने लाखों मज़दूरों की पीड़ा से कुछ खास लेना देना नहीं था, उसके लिए वो कुछ करना नहीं चाहता था। बस ये है कि इस होड़ में कि कौन इस कोरोना की जंग के दौरान आगे रहता है, वो इस तरह की घटनाओं को कवरेज के लिए टूट पड़ता रहा। ये पत्रकारिता का वो रूप है जिसमें पत्रकार या चैनल किसी इवेंट के साथ जोंक की तरह चिपट जाते हैं और उसका खून चूस लेते हैं। ये परजीवी मीडिया है जो कि आप समझ सकते हैं कि इससे और बेहतर की उम्मीद हम नहीं कर सकते। और आइए अब तीसरा और अंतिम विषय लेते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सोशल मीडिया को नियंत्रित करने की कोशिशों में जुट गए हैं। उन्होंने बल्कि इसके लिए एक आदेश भी जारी कर दिया है कि कैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करना है, और ये आदेश अब कांग्रेस में जाएगा, अदालतें भी इसकी जांच परख करेंगी। लेकिन उन्होंने उनको दंडित करने के लिए, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनकी बहुत सारी आलोचना हो रही है और लगातार होती रहती है, वो ऐसे काम ही करते हैं कि बार बार आलोचना के मौके मिलते हैं। सोशल मीडिया पर जो एक्टिव लोग हैं, यूज़र्स हैं, वो यही करते हैं। और जो माना गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति अमेरिकी मीडिया के हिसाब से जितना भी बोलते हैं उसमें से 70 से 75% झूठ होता है, तो वो लगातार झूठ बोलते रहते हैं। अभी उन्होंने झूठ बोला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी बात हुई है और वो चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर दुखी हैं, अपसेट हैं, नाखुश हैं। अब उनकी मोदी से बातचीत ही नहीं हुई थी, ये सब खुलकर सामने आ गया। 4 अप्रैल के बाद उनसे कोई बातचीत ही नहीं हुई थी। तो इतने बड़े बड़े झूठ वो बार बार बोलते रहते हैं कि वो उनकी लानत मलामत होना लाजमी है सोशल मीडिया में। अब देखिए कि अभी हाल में पहली बार किया, हालांकि ट्विटर ने ऐसा, कि उनके 2 ट्वीट पर टैग कर दिया फैक्ट चेक, मतलब 2 ट्वीट में इंफॉर्मेशन गलत दी गई थी, झूठ बोला गया था। इसके अलावा एक ट्वीट ऐसा आया है जिसमें वायलेंस दिखा है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति के ट्वीट्स में, उनके बयानों में इतना झूठ होता है, उतनी हिंसा होती है, इतनी नफ़रत होती है कि सोशल मीडिया पर उसकी आलोचना होती है। अब उनका आरोप ये है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो कंजर्वेटिव विचारों को नियंत्रित करते हैं, सेंसर करते हैं। यानी उनकी पार्टी, उनके विचारों को नियंत्रित किया जाता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा। अब ये एक ऐसा आरोप है जिस पर कोई भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा पोस्ट नफ़रत और हिंसा फैलाने वाली एक कंजर्वेटिव विचारधारा के ज़रिए ही हो रहा है। नस्लवादी, जातिवादी, रंगभेदी, ये तमाम तरह की पोस्ट दुनिया भर की जो दक्षिणपंथी और कंजर्वेटिव विचारधारा वाले राजनीतिज्ञ हैं, राजनीतिक दल हैं, उनके संगठन हैं, उनके समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, यही काम कर रहे हैं। आप भारत में देख लीजिए कैसे बीजेपी और उससे जुड़े संगठन काम कर रहे हैं। बीजेपी के आईटी सेल किस तरह से इस तरह की चीज़ों को सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बढ़ावा दे रही है। तो ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल इस तरह से कंजर्वेटिव फोर्सेस ज़्यादा कर रही हैं, क्योंकि इस समय वो ज़्यादा शक्तिशाली हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब को लगता है कि नहीं, उन्हीं के खिलाफ साजिश हो रही है। बल्कि सच बात तो ये है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो इन चीज़ों को नियंत्रित नहीं कर पाई, जब से उनसे अपेक्षा की जाती है कि इस तरह के कंटेंट को वो बाहर करें, इसमें उसको ज़्यादा सर्कुलेट ना होने दें, तुरंत हटा लें जब भी इस तरह की कोई चीज़ आए। वो थोड़ा बहुत करते भी हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि कामयाब हो पा रही हैं। तो विडंबना ये है कि जो आरोप डोनाल्ड ट्रंप साहब लगा रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, वो पूरा हकीकत से परे है। अब दिक्कत ये है कि
ट्रम्प साहब को इस साल इलेक्शन लड़ना है, नवंबर में चुनाव है और वो घबराए हुए हैं और हर चीज़ से घबराए हुए। WHO से घबराए हैं, संयुक्त राष्ट्र से घबराए हुए हैं, चीन से घबराए हुए हैं और अंदर जो कोरोना संकट है, डेमोक्रेटिक पार्टी है, उन सब से भी घबराए हुए हैं। तो वो घबराए हुए व्यक्ति हैं, इसलिए सोशल मीडिया उनको लग रहा है कि कहीं यही उनके चुनाव में हार का कारण न बन जाए, क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत आलोचना हो रही है, उनकी निंदा भर्त्सना हो रही है। तो अब वो सोशल मीडिया को नियंत्रित करना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका में ये बहुत आसान नहीं है। राष्ट्रपति आर्डर दे चुके हैं, लेकिन अभी कांग्रेस और अदालतें उसकी स्क्रूटनी करेंगी, उसकी जांच करेंगी और बहुत संभावना यही है कि ये लागू नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बहुत सारे सेफगार्ड दिए गए हैं, उसकी रक्षा के लिए बहुत सारे उपाय किए गए हैं। तो ये किसी भी राष्ट्रपति के लिए बहुत मुमकिन नहीं है कि वो ऐसा कर सके। फिर भी वो एक कोशिश तो करेंगे ही। अब मरता क्या न करता, नवंबर में चुनाव है, इसलिए वो अपनी कोशिशें जारी रखे हुए हैं। तो मित्रों, ये था आज का मीडिया वॉच। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा है तो कृपया इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और DB लाइव को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और अब मुझे अनुमति दीजिए, आपसे जल्दी ही फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।